बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जो कि एडीपी सेमेस्टर 1 में इंक्लूड है। और आज लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लासिफिकेशन से पहले, इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम एक किसी क्लास में जाते हैं और क्लास में जाकर हम ये अनाउंस करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 40 to 50 49 हैं वो हैंड रेज कर दें, तो हम उनको काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो 10 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि 50 to 59 स्टूडेंट्स, इन इसके दरमियान कितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो 9 है। इसी तरह से 60 to 69 वो फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट हैं। और इस तरह से हम चलते रहते हैं एंड पे, या ये कह लें कि 70 to 79 10 स्टूडेंट हैं। इसके बाद 80 to 89 फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह से 90 to 100 या 99 वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 2 स्टूडेंट्स हैं। तो हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो किस बेस पे हमने किया, उनकी नंबरिंग के बेस पे। सबकी क्लासिफिकेशन, सबकी ग्रुपिंग हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे किया, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उनके ऑब्टेन मार्क्स। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। द टर्म क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस, कैटेगरीज, या फिर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे ख्याल डेफिनेशन क्लियर होगी। और डाटा जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम। हम एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन। और इस तरह से अगर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, तो 2 वे क्लासिफिकेशन। और हम अगर उसको 3 कैटेगरीज को हम डिस्कस कर रहे होंगे तो हम कहेंगे 3 वे क्लासिफिकेशन। अब 1 वे, 2 वे, 3 वे क्लासिफिकेशन की एग्जांपल आप इस तरह से समझें कि एक क्लास है फर्स्ट ईयर, उसमें मेडिकल भी है, नॉन मेडिकल भी है, और ICS के स्टूडेंट्स भी हैं, FA के स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये 4 कैटेगरीज तो ये बन गई उनके सब्जेक्ट की बेस पर। अब हमें उनकी नंबरिंग या उनकी हाइट या उनकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी साथ शामिल कर सकते हैं, तो फिर ये 2 वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम उनकी किसी गेम को भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी। इसके बाद टेबुलेशन, वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम इसके टेबल्स बनाते हैं या उसको कॉलम्स में या रो में चेंज करते हैं, क्या कहलाता है, टेबुलेशन कहलाता है। टेबल जो है, टेबुलेशन में भी सिंपल, डबल और ट्रिपल। यहाँ पे टेबुलेशन में भी सिंपल, डबल और ट्रिपल आर कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व्ड। कितनी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसके बेस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे। टेबल आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड बाय द साइंटिस्ट नहीं बल्कि जो भी हम डेली लाइफ में भी हम क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। कुछ काम करना होता है, स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बनाना होता है, तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो ये वही टेबुलेशन है। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर आने से पहले, यानी उसको भी डिफाइन करने से पहले, मैं उसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये कुछ पीपल है और उनकी एज है यहाँ पर। और ये भी बेसिकली क्या है कि टेबल बनाया गया, और ये टेबुलेशन के अंदर इनके ग्रुप्स बनाए गए, और ग्रुप्स के बाद उनको ये समझे कि क्लासिफिकेशन भी की गई है। लेकिन क्लासिफिकेशन इस तरह से कि 19 to 29 एज के पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो कितने, 21। मतलब हम किसी जगह पे गए, किसी प्लेस पे गए, और वहाँ पे जाके हमने लोगों की एजेस काउंट करना शुरू की, और हमें देखा कि 19 to 29
एज के जो लोग हैं वो उनकी तादाद 21 है, और 29 to 34 10 है। इसी तरह से आगे 54 to 60 जो हैं वो 8 लोग हैं, और टोटल हमने 108 लोगों की हाइट मेजर की है, और उसके बाद हमने उसको क्लासिफिकेशन बना दी। लेकिन साथ में आगे जो नंबरिंग है कि कितने लोग हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो भी यही है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लासिफिकेशन की एक टाइप है। तो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट उर्दू में इसको हम कहते हैं ठोस का मतलब है, जैसे आम हम अल्फाज यूज करते हैं ना, इसके खिलाफ बड़े ठोस शवाहद मिले हैं। तो ठोस का मतलब है जिससे पूरी बात या उसमें कोई कमी ना रह जाए। A frequency distribution is a compact form of data in a table which displays the categories of observation according to the magnitude, frequency, such that the similar or identical numerical values are grouped together। एक तरह की आइडेंटिकल जो वैल्यूज हैं उनको हम एक जगह पे अगर इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसा कि ये एग्जांपल मैंने दी थी आपको, तो अब कितनी जो जिनकी एज 19 to 29 है वो एक कैटेगरी हमने बनाई है, और उसमें कितने लोग आ रहे हैं वो उनकी तादाद कितनी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। उसके बाद द कैटेगरीज आर आल्सो नोन एज ग्रुप्स। इन कैटेगरीज को हम ग्रुप्स भी कहते हैं, और इन कैटेगरीज को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं और क्लासेस भी कहते हैं। द नंबर ऑफ द वैल्यूज फॉलिंग इन द पर्टिकुलर कैटेगरी आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, यानी उसमें कितने लोग हैं, कितनी तादाद है उनकी, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि मैं अगर इस पे आऊं तो जैसे ये 29 से 34 तक के कितने लोग हैं 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहता हूं इसमें, कि जैसे मेरे पास एक ये डाटा है एक, और इसमें कहा गया है कि जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट जो है वो मेजर की गई है, ये उनकी हाइट मेजर की गई। तो इनको आप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है उनको हम उनका डिफरेंस लेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास इसकी रेंज कहलाएगी। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो यही है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द डाटा वाइल वेयर रेंज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। उसके बाद है कि डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस, आपने क्लासेस कितनी बनानी है उसकी। अच्छा, लेकिन क्लासेस के बारे में एक रूल भी है, एक फॉर्मूला भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने इसी फॉर्मूला को ही फॉलो करना है। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई होगी तो हम ये फार्मूला इसको फॉलो करेंगे। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जी इतनी क्लासें बनाएं, इतना क्लास इंटरवल हो, तो फिर हम ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन ना दी गई हो, जस्ट एक डाटा दे दिया जाए। जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि ये हमारे पास एक डाटा है और इसमें कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, ना हमें ये बताया कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ना हमें ये बताया कि हमने क्लास इंटरवल कितना रखना है, कोई और इसमें चीज़ हमें नहीं बताई गई, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रखनी है, कुछ नहीं बताया गया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, ये जो नजर आ रहा है हमें ये वाला, ठीक। C इज इक्वल टू, C क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस, C इज इक्वल टू 1 + 3.3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ n, या फिर हम सिंपल कर लेंगे कि C जो है वो क्या है, n, और n क्या चीज़ है इसमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी, तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 30 है। तीसरा स्टेप इसका ये है कि हमें
एज मालूम करना है। डिसाइड विड्थ ऑफ क्लास, एज क्या है इसमें, विड्थ ऑफ क्लास। इट इज यूजली abbreviated by age and is obtained as the relation कि रेंज जो अभी हमने निकाली, सबसे बड़ी वैल्यू और माइनस सबसे छोटी वैल्यू, और नंबर ऑफ क्लासेस सी जो भी हमने लास्ट फॉर्मूला में देखा है, ये वाला, ये हम सी हम फिर यहाँ से लाएंगे, या हम ये कह लेंगे एच इज इक्वल टू आर ओवर सी आ जाए। It should be noted that list always be convenient near the number is chosen। जो एज जो है वो हमने जरूरी नहीं है कि वही नंबर ही चूज करना है हमने। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर आ जाता है, एज की वैल्यू आ जाती है 2.34, तो अब हम 2.34 नहीं लेंगे, बल्कि हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, या फिर हम 3 लिख लेंगे। यानी जरूरी नहीं है कि हमने 2.24 ही लिखना है, उसके अंदर 2 और 3 भी चूज किया जा सकता है। चौथे नंबर पे है जो इसका हमें कंस्ट्रक्शन में जो काम करना है, डिसीजन अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज arbitrary, यूजुअली इट इज स्टार्टेड बिफोर द मिनिमम वैल्यू। ज़ाहिर है जब हमने क्लास लेनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ, अब इसमें हमारे पास जो नंबर है, मिनिमम नंबर है, वो आई थिंक 87 है, 87। अब वो नंबर अगर 87 है, तो मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा उसको मैं 88 से स्टार्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 88 से स्टार्ट करूंगा तो फिर ये 87 किस कैटेगरी में आएगा, वो कहीं भी काउंट नहीं होगा। तो फिर हमारा सारा जो डाटा है वो, या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो मीनिंगफुल नहीं होंगे, या हमारे जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इसी तरह से जो एंड वाली वैल्यू है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है आई थिंक वो 112 है। तो अब जो आखिरी क्लास होगी वो हम 112 से, ये नहीं कि उसको हम 110 पे रोक दें, ख़त्म कर दें, 112 से 111 तक ले जाएं, तो फिर आखिरी वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगी। इसलिए हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, हमने जो क्लास बनानी है, ख्याल करना है कि वो स्टार्ट हो कहाँ से, मिनिमम वैल्यू से पहले स्टार्ट हो। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, नंबर 5 पे इसी तरह से फिर हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। 5वां स्टेप आपको जब हम ये सोल्यूशन करेंगे तब हमें आएगा। इसमें एक टैली मार्क का नंबर दिया गया, ये इसका टैली मार्क है, यानी इस तरह से 4 लाइनें लगा के 5वीं लाइन इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये 5 को इंडिकेट करेगा या 5 नंबर्स को काउंट करेगा। तो अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो जो इसमें 4 स्टेप्स बताए गए थे, हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो 5 स्टेप बताए गए, और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद फिर हम सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, यानी उसका जो डिफरेंस लेंगे, हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो अब रेंज हम इसकी कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, सबसे पहले हम इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे, और रेंज ये है कि मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम ए मैक्स कह दूं मैं इसको, या एक्स मैक्स कह दूं, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, वो है 112, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू एक्स नॉट कह दूं, वो हमारे पास कितनी है, 87 है। तो फिर इसकी रेंज क्या बन जाएगी, आर इसमें किसके इक्वल आ जाएगा, आर आ जाएगा 112 माइनस 87, जो कि किसके इक्वल आ गया, 25 के इक्वल आ गया। और दूसरा स्टेप था हमारे पास कि एच इज इक्वल टू आर ओवर सी। इसका मतलब है हमें सबसे पहले, अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसमें से सी कैलकुलेट करना है। सी जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी मालूम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे नंबर कितने हैं, 30 नंबर हैं, तो अभी हमने कहा था कि C इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 30 यानी स्क्वायर रूट ऑफ n अप्रोक्सीमेटली, तो ये वैल्यू 5 और 6 के दरमियान आएगी, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो इसका मतलब 5 और 6 के बिटवीन आएगी, तो इसलिए हम इसको 6 कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली। हम इसको 6 कह देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास C भी आ गया और H भी आ गया। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ ये नहीं बताएगी कि आपने कितनी इसकी जो विड्थ है या हाइट है या क्लास इंटरवल है या क्लास की तादाद कितनी रखनी है, हमें कुछ नहीं बताएगा, इसलिए हम इन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम H निकालेंगे। H, इनको अभी फर्दर भी डिस्कस किया जाएगा कि ये C क्या और H हमें किस काम आएगा। तो H जो है हमारे पास आ गया 25/6, तो आंसर आता है 4.167, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 लिख देंगे। ये कुछ कैलकुलेशंस हमने कर ली, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ है, 87 है। अब 87 से भी हम स्टार्ट ले सकते हैं, 85 से भी कर सकते हैं और 86 से भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें कोई रीज़न नहीं है कि हमने 87 से ही करना है या हमने 85 से ही करना है या 80 से करना है, ठीक। तो इसके लिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, चूँकि मेरे पास कितना क्लास की हाइट कितनी है, 5 है। अब मैं अगर 86 से स्टार्ट करूँ, 86, 87, 88, 89, कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 90। इसका मतलब है जो मैंने इसकी लेंथ बनानी है वो कहाँ से होगी, वो 89 से लेकर 90 तक होगी, क्योंकि 86 से लेकर कहाँ तक होगी, 90 तक। 86 को इसलिए इंक्लूड करेंगे, ये भी तो काउंटिंग में आएगा ना, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और 90 तक। तो इस तरह से जो पहली हमारी क्लास है वो कहाँ से हो जाएगी, वो हो जाएगी 86 से लेकर 90 तक। अगर मैं 87 से करता तो वो 87 से 91 तक होती, अगर 85 से स्टार्ट करता तो 85 से लेकर 89 तक होती। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद ये 90 तक खत्म हो गया। अब जाहिर है कि अगली क्लास फिर उससे अगले नंबर से स्टार्ट होगी, 91 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक, 95। उसके बाद नेक्स्ट 96 से स्टार्ट होगी और 100, उसके बाद 101 से लेकर 105, फिर इस तरह से 106 से लेकर 110 और इस तरह से 111 से लेकर 115 तक होगी। अब देखिए हमारी लास्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, 112 है, लास्ट वैल्यू इसमें इंक्लूड हो रही है। इससे अब हम आगे नहीं जा सकते, हमने यहीं तक कि अपना जो काम है वो ख़त्म करना है। अब बारी आती है कि हमने जो लास्ट स्टेप मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर हमें टैली मार्क्स लगाने और टैली मार्क्स की काउंटिंग करनी है। अब इसके बाद मरहला ये स्टार्ट होता है कि हमें एक एक नंबर को देखना है कि उसकी किस क्लास में या किस कैटेगरी में उसकी पोजीशन बनती है। तो इसके लिए मैं एक एक नंबर को यहाँ से चूज़ करूँगा। जैसे ये 91, अब 91 किस लाइन में आता है, यहाँ पे आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, 91 और 95 की कैटेगरी है। उसके बाद क्या आ गया, 89 फर्स्ट क्लास में आएगा, 88 वो भी फर्स्ट क्लास में आएगा। उसके बाद 87 वो भी इसी क्लास में आ रहा है। उसके बाद 89 वो भी इसी क्लास में आ रहा है। उसके बाद आ गया 91 इस क्लास में आ रहा है, यानी दूसरी क्लास में आ रहा है। इसके बाद है 87 वो भी फर्स्ट क्लास में आएगा, लेकिन जब 4 पूरी हो जाए तो उसके बाद 5वीं हम उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन लगाते हैं, उसका मतलब 5 वैल्यूज हैं वो पूरी होगी। इसके बाद क्या आ गया, 92, इसके बाद 90, $98, 95, 97, 96, 100, 101 वो इस 96,
98, उसके बाद है 99, वो भी इसी लाइन में आ जाएगा। उसके बाद 98, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद 100, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद है 102, 102 इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद है 99, वो इसमें आएगा। ये 5 पूरी होगी, फिर बंडल बन गया उसका। उसके बाद 101, उसके बाद 105, उसके बाद 103, सॉरी ऊपर वाली लाइन में आना था, इसमें नहीं आना। उसके बाद 107, वो इसमें आएगा। 105 इस कैटेगरी में आएगा। 106 इस कैटेगरी में आएगा। 107 यहाँ आएगा और 112 यहाँ पे आएगा। अब हमें इनकी काउंटिंग कर लेनी है, नंबरिंग इनकी गिन लेनी है कि कितने कितने इसकी तादाद आ रही है। अब इसमें पहले में 6 है और यहाँ पर फोर, नेक्स्ट 10 है। उसके बाद क्या आ गया 6 और नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 1। इनको अगर हम टोटल करें तो हमारे पास 30 आएगा और ये जो n है इसमें वो भी 30 है, इसकी जो तादाद है, और उसने खुद शुरू में बताया भी हुआ है कि ये 30 है। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इसके ऊपर कुछ और भी एलिमेंट है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो बहुत आसान है, लेकिन आज हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसके बाद ये असाइनमेंट है, 2 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें भी ये फाइंड दिया गया है कि आप इसमें, ये इसने कहा गया कि आल्सो फाइंड, ये नहीं करना आपने, आल्सो फाइंड बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स, ये नहीं करेंगे। बाकी सिर्फ आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इसमें भी और पहले क्वेश्चन में भी।